वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे समास। की पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्दों अर्थात सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, बस ये एक है कि दो या दो से अधिक जब शब्द बनते हैं तो उनसे जब नया शब्द जो बनता है उसको समास कहते हैं। अब एक तो इसकी परिभाषा ये हुई, दूसरा हम इसके भेद देखेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, उसके बाद है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये पूरे समास जो हैं 6 के 6 अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं समास में से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार आप देख लो। अब मैं आपको इन समासों की अलग अलग परिभाषा और इनके उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। इस समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। यहाँ पर पहला पद अव्ययी होता है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि पहला पद प्रधान होता है और अव्ययी होता है, इसका क्या अर्थ है? उदाहरण के साथ हम समझेंगे इसका क्या अर्थ है। कुछ चीजें हैं, पहले हम देखेंगे कि अव्ययी क्या है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, वो अव्ययी शब्द जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो लड़का। ठीक है, अगर हमने एक शब्द ले लिया लड़का, लड़के का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की, वचन परिवर्तन करेंगे तो एक है तो लड़का, और अगर हम बहुवचन में करेंगे तो लड़के। ठीक है, कारक में भी अब वो देखेंगे कर्ता है, कर्म है, करण है, तो जो भी कारक के अनुसार, काल के अनुसार चेंज हो जाएगा। लेकिन अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, वो चेंज नहीं होते। आगे मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी, देखना। अब ये देखो, पुनरावृत्ति वाले शब्द। पुनरावृत्ति वाले शब्द कौन से होते हैं? धीरे धीरे, हाथों हाथ, बार बार, रातों रात, एकाएक, भागम भाग। जो पुनरावृत्ति के जो शब्द होते हैं वो ऐसे करके लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार आवृत्ति नहीं है, बार बार आवृत्ति है, 2 बार आवृत्ति है तो पुनरावृत्ति कही जाती है। अब इसका क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब उदाहरण देखते हैं। ठीक है, यथाशक्ति। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे कि शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पे इसमें बोला है पहला पद अव्यय होता है, ये वाला। ठीक है, अब यथा को हम किसी कंडीशन में नहीं बदल सकते। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो शक्ति है, सिर्फ हमने शक्ति देखना है, शक्ति रखनी है, और यथा का अर्थ होता है के अनुसार। शक्ति को पहले रखेंगे पीछे वाले को, और के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा। आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास में कि इसमें प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद कौन सा है? अव्ययी है, यथा। ठीक है, ये प्रधान है। तो यहाँ क्या कहता है? यथा शक्ति, तो कहते हैं शक्ति के अनुसार। समझ आ गया? यथा कर्म, अब इसको पहले रखेंगे पीछे वाले को, कर्म के, और यथा का अर्थ है अनुसार। ठीक है, कर्म के अनुसार। यथोचित, ठीक है, चित का मतलब होता है जैसा उचित हो। ठीक है, यथो, तो यहाँ पे उचित जैसा हो या जैसा उचित हो, तो यथोचित का मतलब हो जाएगा ये। अब यहाँ पे प्रतिदिन, अब दिन को हम अलग रख लेंगे पहले। ठीक है, प्रति को अलग करेंगे, तो दिन एक शब्द है हमारा, तो दिन, कौन सा दिन? प्रत्येक दिन वाला, तो प्रत्येक दिन। ठीक है, आमरण, अब यहाँ पे एक शब्द ढूंढेंगे आप। ठीक है, जो आगे का है उसको छोड़ देंगे। अब आप कई बार आपके पेपर में जैसे पूछा जाता है कि आप कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है, जो पीछे वाला जो वर्ड है उसका आप मीनिंग निकाल लेना। ठीक है, और जो बच गया उसको आप देख लेना कि क्या बचा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे देखो, ये देखो पहले दिन। ठीक है, अब ये हमारे अव्यय थे, लेकिन ये हमारे उपसर्ग हैं, ये वाले, तो इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। ये बहुत आसान है। अब देखो जैसे दिन, ठीक है,
तो दिन के आगे इसने क्या लगा दिया, प्रति। तो यहाँ पे जब मान लो पेपर में ये आ गया प्रतिदिन, ठीक है, आप इसको कैसे निकालोगे, आप इसको रखना, सिर्फ एक वर्ड आपके सामने आ गया दिन। अब दिन आपके सामने आ गया और उसके आगे लगा है प्रति, तो आप समझ जाना कि दिन का अर्थ होता है दिन और प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब ये देखो आमरण, अब शब्द निकालो आप ये वाला, तो मरण, ठीक है। अब मरण वर्णिक शब्द बन गया और आ इसके आगे क्या है, उपसर्ग है, तो आप क्या लगाओगे उपसर्ग का मतलब, इसका पूरे का मीनिंग क्या बनेगा, मरण तक, ठीक है, ऐसे निकालना है आपने। अब आगे देखो निडर, डर एक शब्द बना, सिर्फ क्या बचा, नी, तो डर बिना डर के, नी जो है इसका अर्थ किस में बदल जाएगा, बिना, डर के बिना, ठीक है। जब मैं आपको और बहुत सारे उदाहरण दूंगी आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि ये कैसे करना है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले वाले अक्षर पे आप ऐसे हाथ रख लेना और अगर आप कोई शब्द बन रहा है तो उसको निकाल के देखना, जैसे इस पे रखा तो बन गया कार। अब ये चलाने वाली कार नहीं है, ये कार्य से है, बेकार बिना कार्य के। अब ये देखो पेट, पेट का शब्द है हमारा और आगे क्या बन गया, भर, तो पेट भर के। अब ये देखो हम सफर, सफर एक शब्द है और हम लगा दिया इसके आगे, तो क्या बन गया, सफर के साथ, जो सफर में साथ होता है। अब ये देखो परिवार शब्द है, परिवार के साथ लगा दिया स, तो क्या बन गया, सपरिवार, परिवार के साथ, ठीक है। अभी हम देखेंगे नंबर 2 वाला समास, तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि उसमें पहला पद था और यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है। हमारे जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 भेद हैं वो अभी मैं आपको समझाऊंगी कारक के आधार पर। अब आपको जो है कभी ना कभी कारक आपने पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ याद होगी, जैसे यहाँ पे कर्ता ने, तो यहाँ पे हम कर्ता यूज नहीं कर रहे, सीधा हम कर्म से शुरू करेंगे। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की और अधिकरण में पर। तो अगर आपने कारक नहीं पढ़े हैं तो एक बार कारक भी देख लेना, तो ये कारक में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा जो है तत्पुरुष आता है, ठीक है। चलो, लेकिन देखो ये सिर्फ समझाने के लिए, जब मैं आपको उदाहरण दूंगी ना तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और कहोगे कि हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब देखिए कैसे, पहला हमने लिया कर्म, कर्म की क्या पहचान है, को, ठीक है। को जब आता है परलोक गमन, अब आपको इसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, परलोक, परलोक को गमन, बीच में क्या लग गया, 2 वर्ड थे, एक तो परलोक था एक गमन था, तो उसके बीच में क्या लगा दिया, को लगा दिया। तो आप समझ जाओगे ना को देख के कि इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, तो परलोक को। अभी हम करेंगे इसका दूसरा उदाहरण, कष्ट भोगी। अब देखो कष्ट के बीच में हम को लगा देंगे, कष्ट को, और भोगी का मतलब भोगने वाला, कष्ट को भोगने वाला, इतना समझ आ गया। कर्म जब आता है, कर्म तत्पुरुष जब आता है तो बीच में को लगता है, ठीक है। तो कष्ट को भोगने वाला, इतना समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, अभी हम करेंगे दूसरा वाला कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। तो कर्ण तत्पुरुष की क्या पहचान रहती है, अब यहां से हम देखेंगे से या द्वारा या के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम गुण युक्त, तो गुण के बीच में यहाँ पे और युक्त के बीच में हम क्या लगा देंगे, से, गुण से युक्त, ठीक है। रोग से पीड़ित, बिहारी द्वारा रचित, तो इसमें क्या डेफिनेशन आई थी, से या द्वारा। तो जब कर्ण तत्पुरुष की बात आती है तो से या द्वारा का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब 3 पे आते हैं, संप्रदान तत्पुरुष, इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान होगी ये वाली, देखो संप्रदान के में आ गया के लिए। अब हमारा क्या आता है, के लिए, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, ठीक है, देश के लिए भक्त, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्म कारक है या करण है या संप्रदान है, तो बहुत आसान है, युद्ध है, ठीक है, आपको पता है ये युद्ध। अगर मैं इसमें पहले वाला को लगाऊंगी, युद्ध को क्षेत्र,
ठीक है। अगर देखो आप मैंने ये लगा दिया इसके आगे को, ठीक है, को लगाया अगर मैंने यहाँ पे, तो युद्ध को क्षेत्र, आपको समझ आ जाएगा कि युद्ध को क्षेत्र तो कुछ नहीं होता है ना। उसके बाद मैंने यहाँ से लगाया जैसे कर्ण से या द्वारा, अब मैंने फिर लगाया युद्ध से क्षेत्र, युद्ध द्वारा क्षेत्र, तभी वाक्य नहीं बना। फिर मैंने क्या लगाया संप्रदान के लिए, अब मैंने यहाँ पे लगाया युद्ध के लिए क्षेत्र, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है संप्रदान कारक है, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी जो दूसरा कारक है उस कारक में मैच नहीं होगा। अब आप देखो ये वाला है, ठीक है, हमारा फोर्थ वाला अपादान तत्पुरुष। अब ऋण मुक्त है, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला लगा दिया ऋण के लिए मुक्त, तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। रोग के लिए मुक्त नहीं बन रहा, तो इसकी क्या पहचान है, अपादान की पहचान है से। ऋण से मुक्त, रोग से मुक्त, श्राप से मुक्त। समझ आ गया आपको। अब हम देखेंगे पांचवा संबंध तत्पुरुष, आज्ञा अनुसार। आज्ञानुसार इसकी क्या पहचान है संबंध की, का, के, की, ये देखो का और के, ठीक है। तो आज्ञा अनुसार का मतलब आज्ञा के अनुसार, विद्या सागर, विद्या का सागर, गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। अब हम अगले वाला करते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का क्या अर्थ होता है, इसमें इसकी पहचान होती है या तो एक तो होता है में और उसके बाद दूसरा होता है हमारा पर। देखो में और पर। गृह प्रवेश, अब आप ये तो नहीं करोगे घर पर प्रवेश, घर में प्रवेश होता है, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, घुड़ पर सवार, ठीक है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष भी हमारा हो गया। तो हमारे तत्पुरुष के कितने पार्ट हैं, हमारे तत्पुरुष के जो है वो 6 भाग है, और 6 के 6 मैंने आपको करा दी है जो कारक पर जो है डिपेंड होते हैं। और इसमें ये भी कहा था उसमें कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे आप खुद देख लो, गृह प्रवेश, प्रवेश क्या है, एंट्री है, तो किसमें, तो घर में एंट्री है ना, तो यहाँ पे ये चलेगा। आगे देखते हैं हम। अभी ये और रह गया एक तत्पुरुष का हमारा ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। अब हमारा तीसरा समास होगा कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी होता है। अब स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखोगे, कर्मधारय समास में कई बार पूछ लिया जाता है विशेषण और विशेष्य किस समास में प्रयोग किए जाते हैं, कर्मधारय। उपमान और उपमेय किस में प्रयोग किए जाते हैं, कर्मधारय। अब आप कहोगे कि समझ नहीं आया, उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे विशेषण और विशेष्य, ठीक है। देखो कोई शब्द आ गया आपके पास, नील कमल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, नीला है जो कमल, नीला होने के कारण तो उसका नाम नील कमल रखा ना। अब आप कहोगे विशेषण और विशेष्य क्या है। कल भी मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने विशेषण आपको कराए कि विशेषण और विशेष्य कैसे छाटे जाते हैं, तो वो भी आप एक बार जाके वीडियो देख लो, प्रीवियस वीडियो है विशेषण की, उसमें लिखा हुआ है। और स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक किया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है करने का, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो कमल, ठीक है। अब पीछे वाला ये नाम देखना, हमेशा कमल जो है किसी का नाम है, ठीक है। और नील, अब हम ये नहीं कहेंगे कि कमल किसी का नाम है, हमें सिर्फ ये पता, हमें नहीं पता फूल है क्या है, बस हमें ये पता है कि कमल किसी का नाम है और उसके आगे लिखा हुआ है नील। तो जो कमल है वो नीला है, बस इतना याद रखना कि कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है, ठीक है। तो ये तो हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लिखा होता है राम अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा और राम दो शब्द आ गए आपके सामने। देखो मैं अभी बताती हूँ, ये देखिए आप, अच्छा और राम अगर पेपर में आ गया विशेषण और विशेष्य छाटो, तो विशेष्य आप हमेशा याद रखना, विशेष्य होता है जो नाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे राम एक नाम है और उसके साथ अच्छा लगा हुआ है, तो राम की अच्छाई बता रहा है ना ये, तो ये विशेषण है, ठीक है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो अच्छा राम है। समझ आ गया आपको। तो ऐसे ही ये है परमानंद, परम है जो आनंद, जो आनंद सबसे परम है,
किसमें है? पढ़ाई में। पढ़ाई का आनंद सबसे परम है, सबसे पहला आनंद है। ठीक है, कैसे? ये शब्द देखो आप, यहाँ पे संधि है, ठीक है, आनंद, ये शब्द बनेगा आनंद, और यहाँ क्या बच गया? परम। ठीक है, तो यहाँ पे परम जो है वो विशेष्य है, और इसकी आनंद जो है वो विशेष्य है, और जो परम है वो इसका विशेषण है। ठीक है, परम है जो आनंद। मुख्य अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक, यानी सभी अध्यापकों में कोई एक अध्यापक जो है वो मुख्य है। तो यहाँ पे अध्यापक और मुख्य उसकी विशेषता है ना, तो यहाँ पे मुख्य है, तो ये विशेषण है। समझ आ गया? महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा, ये आत्मा कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आ गया महा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी संधि है, आत्मा प्लस महा, महा का अर्थ हो गया महान, तो आत्मा की विशेषता है महान, तो आत्मा हो गई महान, तो ये विशेष्य है और ये विशेषण। आपका जो भी नाम है अपने नाम के आगे अच्छा लगाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद आप स्वयं पहचानोगे कि तुम विशेष्य हो, और जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है, गुण है, वो तुम्हारी क्या है? विशेषण है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज का ध्यान रखोगे आप, ये तो अगर आपका आ गया ऐसे तो आप निकाल लोगे कि कमल, नील, कमल यानी कमल, कमल जो है वो नीला है। ठीक है, लेकिन इसकी एक पहचान होती है जो 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 जो, ये याद रखोगे। ठीक है, अभी इसका दूसरा पार्ट है उपमान और उपमेय। ये बहुत आसान है। कमल नयन, नयन होती है आँख और कमल होता है, आपको पता ही है कमल कमल है। अब यहाँ पे विशेषण और विशेषण नहीं होंगे, यहाँ पे उपमान और उपमेय होगा। अब जो है आँख की तुलना हम कमल से कर रहे हैं, तो कमल हो गया उपमान और नयन हो गया उपमेय। कमल के समान नयन। ठीक है, चंद्रमुख, अब मुख जो है वो है उपमेय और चंद्र जो है वो उपमान। चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पे स्टूडेंट जब कभी भी ये आता है उसमें उपमान में जिससे तुलना की जाए और उपमेय में जिसकी की जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे चंद्र, चंद्र क्या है? मुख क्या है? चंद्र के समान, तो मुख की तुलना चंद्र से की गई है, तो यहाँ पे उपमेय है मुख में और चंद्र में उपमान है। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी तुलना कोई किसी से करता है, तो कोई जैसे आपके बारे में कोई ये बोल दे कि आप जो हो, आपका मुख जो है वो चंद्र के समान है, तो आप क्या कहोगे कि आप जो है उपमेय हो और चंद्रमा जो है वो उपमान है। ठीक है, चलो आगे हमारे अब 3 जो है समास हो गए हैं, बहुत अच्छे से हो गए हैं, आपको समझ भी आया। प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे समझ भी आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि समास कैसे हैं, और अगर आप कमेंट करके बताओगे तो जल्दी समझ आता है। ठीक है, 4th पे देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास बहुत इजी समास होता है स्टूडेंट, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। देखो कैसे। संख्यावाची विशेषण द्विगु कहलाता है, इसमें सिर्फ संख्याओं का ज्ञान होता है। ठीक है, अब मान लो तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिनेत्र, देखो 3, त्रि का मतलब भी 3, दोपहर 2, सप्तऋषि 7, जहाँ पे आपको संख्या दिखे वहीं द्विगु लगा देना। अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि द्वंद्व में और द्विगु में हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आता कि ये द्वंद्व था या द्विगु था। तो आपको इजी तरीके से बताती हूँ। ग से गिनती, तो ग से आप निकाल लेना द्विगु, ग गिनती, और गिनती किस में आती है? द्विगु समास में। संख्या किस में आएंगी? द्विगु में, तो द्विगु का अर्थ है। और आपको कुछ नहीं करना, देखो तिरंगा 3 रंगों का समूह है, त्रिनेत्र 3 नेत्र, दोपहर, दोपहर का समूह यानी 2 पहरों का समूह, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पहरों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह हो गया। अभी आगे चले, 5वां देखते हैं द्वंद्व समास। बहुत आसान है ये भी, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो यहाँ पे 2 आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें और या के अलावा एव जो है वो लगा होता है। अब देखो उदाहरण के उससे, ये देखिए स्टूडेंट, कल भी मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि नदी डैश नाले, अगर ऐसा डैश 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 2 शब्दों में लगाओ ना, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, और वो दोनों सिमिलर है बोलने में, कि आपको समझ आ जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। जैसे
नदी नाले, नदी और लगा के नाले, आग और पानी, ठीक है, माता और पिता, सुख और दुख, पाप और पुण्य, सीधा और लगा के खत्म करना, और आपको समझ भी आ जाएगा कि इसमें द्वंद्व समास है। क्लियर? आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें स्टूडेंट ना तो ये पद प्रधान है पीछे का, ना ये आगे का, ये दोनों मिलके किसी और पद की जो है विशेषता बताते हैं। नीलकंठ, बहुत आसान है, नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ जिसका है, इन दोनों की बात हुई है, लेकिन नाम किसका आया? शिव का। ठीक है, तो ये प्रधान हो गया ना, तो ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे सही जा रही है कि ना तो ये प्रधान है ना ये प्रधान है, प्रधान तो शिव है। ठीक है। चतुरानन, अब यहाँ पे आप देखोगे चतुर का मतलब चार, आनन, आ है ना, ये आ की मात्रा जो है, आनन का मतलब होता है मुख। चार हैं आनन जिसके, चार मुख हैं जिसके, कौन है वो? ब्रह्मा। ठीक है। चतुर्भुज, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज का याद भी रखना, कभी आप चतुर्भुज देख के ये ना समझने लग जाओ कि द्विगु समास है, चतुरानन समझ के ये ना समझने लग जाओ कि ये द्विगु समास है। इस चीज का ध्यान रखोगे। चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, ये चीज याद रखना। वहां पे क्या था? समूह था, यहाँ पे समूह नहीं है। यहाँ पे जब पढ़ोगे ना, तो आपको किसी ना किसी, जैसे भगवान के पर्यायवाची होते हैं, उनका नाम आपके समझ में आ जाएगा। चार किसकी भुजाएं हैं? चतुर्भुज किसको बोला जाता है? विष्णु को। पीताम्बर, पीले वस्त्र कौन धारण करता है? कृष्ण भगवान। घनश्याम किसको बोला जाता है? कृष्ण को। विषधर किसको बोला जाता है? शिव को। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है बहुव्रीहि समास हमारा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, अपने कमेंट भी किया करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल एक नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको समास के कुछ उदाहरण अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो इसका सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखना, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।